हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सी टेट का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न पत्र फर्स्ट है और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के हैं। क्या है ये? ठीक है। और ये 2011 का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। और ये CDP का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। ये है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलिए, ये 2011 का प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्या पूछा है इसमें। इसमें पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के क्या है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक ने निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना है? किसे माना है? किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना है? ये माना है धैर्य और दृढ़ता को। क्यों माना है? इसमें इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, ये देखिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र व छात्राओं की सहजता से समस्त समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है। इसकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके। तो क्या हो गया? इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं तथा सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठते हैं, अपने आप बैठते हैं। ठीक है। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। सॉरी, इसमें है अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? इस पर बताना है सबसे बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है। ये देखिए कौन सा हो सकता है। ये थोड़ा ऑप्शन देख लें इसमें। कौन सा सबसे बेहतर तरीका हो सकता है? ये हो सकता है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है। ये बी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं एक बार। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों को बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ये ठीक नहीं लगता, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए, वह शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से अभिभावक कहने लग जाएं। उन्हें शिक्षक से बात करनी चाहिए और शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। तो इसका क्या हो गया? बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, वह अवस्था जहाँ बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। किस चीज़ का? क्या है ये? तार्किक रूप से। ये देखिए क्या है? तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इसमें क्या है? ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वो क्या है? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। क्यों है? अब इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। इसका देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन व वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास हुआ है। किस किस का हुआ है? संरक्षण का, संख्या बोध का,
क्रमानुसार का, वर्गीकरण का, और क्या है ये, पारस्परिक संबंध क्षमता का। ठीक है, तो क्या हो गया, इन ये 5 का क्या हुआ है, 5 की योग्यताओं का विकास हुआ है। तो क्या हो गया इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, इसका सी ऑप्शन ठीक है ये। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मन का मानचित्रण संबंधित है किस चीज से है, ये बताना है। मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाओं पर अनुसंधान, यानी कि ये प्रश्न से ही पता चल रहा है मन का मानचित्रण संबंधित है किसका, मन की क्रियाशीलता की पर अनुसंधान से, क्रियाशीलता की अनुसंधान से है। ठीक है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अब इसका वो देख लेते हैं। चलिए देखिए इसका क्या है। मन का मानचित्रण का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अतः अर्थानुसार यानी कि अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, सी ऑप्शन ठीक हो गया। ये ऐसा नहीं है, अगर हम किसी भी चीज़ के को काम कर रहे हैं तो उसकी हमें रूपरेखा अपने मन में बना लेनी चाहिए, हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, जैसे कि अब सी टेट का एग्ज़ाम है तो हमें पता है कि हमें कब क्या पढ़ना है, हैं, कब हमें प्रैक्टिस करनी है, कब हमें थ्योरी पढ़नी है। तो इस बात की हमें खुद ही अपने मन में रूपरेखा बना लेनी चाहिए। चलिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं का समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कौन सा है, सबसे बेहतर तरीका क्या है, यह है विद्यार्थी की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने, यहाँ पे ये देखिए, संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, ये है, इसका है डी ऑप्शन ठीक है, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, तो अब हम इसका वो देख लेते हैं, इसका क्या बता रखा है इसमें। देखिए, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उन्हें विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सकें। क्या है, प्राथमिक स्तर के छात्रों को पूर्ण रूप से समझ सकें उसे। ठीक है, तो क्या ये इसका क्या हो गया, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, कौन सा करता है, ये करता है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो क्या हो गया, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। अब इसका वो देख लेते हैं, इसका प्रयोग कैसे करके बता रखा है इन्होंने, इसका क्या वर्गीकरण दिया है, ये देखिए। प्रत्येक शिक्षार्थी को अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, सृजनात्मकता का पोषण करता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, कौन सी में कर देता है, ये कर देता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ये 12 से ऊपर की अवस्था होती है। ठीक है, 12 से ऊपर की अवस्था होती है ये वाली। ठीक है, और ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, अब इसका वर्गीकरण इसका देख लेते हैं, इसका क्या बता रखा है, वर्गीकरण क्या कर रखा है इसका।
ये देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से ऊपर 12 वर्ष एवं उससे ऊपर की औपचारिक अवस्था संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। 7 से क्या है, ये 12 से ऊपर की अवस्था है। ठीक है, चलिए, सीखना स्मृत हो सकता है यदि, सीखना स्मृत हो सकता है यदि क्या है, यदि ये है कि यदि वास्तविक दुनिया में, डी ऑप्शन ठीक है इसका, यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका वर्गीकरण इसका देख लेते हैं। सीखना स्मृत हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया कर और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं। इसीलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएगा तो शिक्षार्थी को समझने में सरलता होगी। ठीक है, क्या हो गया इसका, डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, कौन सा नहीं मानना चाहिए? ये है, शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ठीक है, क्या बताया है इसमें कथन, कौन सा कथन सही है? सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। यह नहीं मानना चाहिए कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं भी बच्चा तो कहीं भी सीख सकता है। ठीक है, अब इसका वो देख लेते हैं वर्गीकरण क्या दे रखा है इसका। ये देखिए, शैक्षिक संस्थान की एकमात्र संस्थान, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी भी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। तो क्या हो गया इसका, डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी क्या है? 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी क्या विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो क्या हो गया इसका, बी ऑप्शन ठीक हो गया। अब इसका वर्गीकरण देख लेते हैं, इसका क्या बता रखा है, इसका प्रयोग क्या कर रखा है। देखिए इसका प्रयोग देखते हैं। 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सीखने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ ही एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए। उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसे कक्षा से अलग बैठाया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया।
चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? कौन सा संबंध नहीं है? यह है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। ये क्या है? ये देखिए, इसका बी ऑप्शन ठीक है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। ठीक है, नियमित रूप से बाहर निकालना। अब इसका प्रयोग देखते हैं, क्या बता रखा है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ठीक है, क्या हो गया? बी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ये बताना है। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? कौन सा स्थान है? ये विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को के विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अब इसका देख लेते हैं प्रयोग क्या है। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधी विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। क्या हो गया इसका? ए ऑप्शन ठीक हो गया, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है, ये देखें डैश। ये देखें, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ठीक है, इसमें बताना है किसको माना जाता है। ये माना जाता है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो बी ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है, अब इसका प्रयोग देखते हैं, क्या है बता रखा है इसमें। चलिए ये देखिए, शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित है। अध्यापक छात्र के पूर्व अनुभव तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। तो क्या हो गया इसका? बी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी पता चलता है कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। तो क्योंकि जो क्वेश्चन लाए हैं वो 2011 के प्रश्न पत्र है ये। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है पूछा है इसमें, कौन सा नहीं है? ये देखिए, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होता कि जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेता है। रटना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, बुद्धिमान बच्चे का रटने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसे समझने की प्रवृत्ति होती है उसमें। तो आप देखते हैं इसका प्रयोग क्या होता है। वे बच्चे जो किसी भी लंबे
प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उसे समझ नहीं सकते, ठीक है। और जिससे क्या है, और जिससे आगे के प्रश्नों में समस्या होगी, जिससे आगे के प्रश्नों में समस्या होगी। अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका, डी ऑप्शन ठीक हो गया कि रटना कोई बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होता। उसे समझना चाहिए, किसी भी प्रश्न को समझ कर करोगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है, इसका श्रेय प्याजे को जाता है, इसका श्रेय प्याजे को जाता है, ठीक है। चलिए, प्याजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। डी ऑप्शन ठीक है इसका, प्याजे। चले, कीर्तिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि क्या उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ये दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो क्या हो गया इसका, सी ऑप्शन ठीक है। अब इसका प्रयोग वो देखते हैं, इसका वर्गीकरण क्या है। देखिए, वह कीर्तिका अक्सर घर में कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। इसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता ना मिलती हो अपेक्षा विद्यालय के लिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, घर में कम करती है। तो क्या हो गया इसका, कि घर में उसकी बातों को मान्यता प्राप्त नहीं मिलती लेकिन विद्यालय में उसकी बातों को मान्यता प्राप्त मिलती है, ठीक है। चलिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी को क्या है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है, किसके साथ है, ये है शिक्षा मनोविज्ञान। इसका सी ऑप्शन ठीक है। अब इसका देखते हैं, इसका कारण क्या बताया है। इसका कारण बताया गया है, ये देखिए किस लिए है, क्योंकि इसका प्रयोग करके भी बताया। इसमें जो आज इसकी जो प्रैक्टिस सेट लाए हैं, इसमें जो 7वें प्रश्न के उत्तर तो हैं लेकिन उसके से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न इन्हीं से सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। इन्हीं में ही निकल के आ जाते हैं कि उसका वो ऐसा क्यों है, अगर है तो क्यों है। ये देखिए, इसमें का शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है, जिसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उसे सुधारने का प्रयास करता है। तो क्या हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान, सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ठीक है। अब इसका प्रयोग देखते हैं। शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है, ये संकेत करती है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन
अनुभव प्राप्त कर सके, प्रतिदिन अनुभव प्राप्त कर सके, तो ए ऑप्शन ठीक है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त कर सके। ये देखिए, शिक्षा क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त कर सके की ओर संकेत करती है। ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निचली कक्षाओं में सीखने की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस चीज़ में खेल पद्धति किस चीज़ में आधारित है? मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है इसका। इसका प्रयोग भी देख लेते हैं एक बार, इसका क्या बता रखा है, इसमें क्या स्पष्ट कर रखा है, इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। देखिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चे में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, देखिए, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? यह है सीखने की सादृश्यता। सीखने की सादृश्यता, डी ऑप्शन ठीक है इसका। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं क्या है। देखिए, सीखने की, इसका डी है। सीखने की सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उसे मिलते जुलते अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी प्रक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। ठीक है, क्या है? सीखने का सादृश्यता का नियम है ये। चलिए, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या है? दूसरों के साथ झगड़ा करना। ठीक है, दूसरों के साथ झगड़ा करना ये प्रतिभाशाली बच्चे होने का संकेत नहीं है कि अगर प्रतिभाशाली बच्चे कभी किसी से झगड़ा नहीं करते। ठीक है, चलिए, अब इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं जरा क्या बता रहा है स्पष्टीकरण। प्रतिभाशाली बालक अपने समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं, यानी कि सम्मानजनक का व्यवहार, दूसरों के प्रति सम्मानजनक का व्यवहार करते हैं, उनका दूसरों का सम्मान करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं। ठीक है, उनका सहयोग करते हैं वह, और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, न कि दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं। ठीक है, चलिए, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी, अन्य सामान्य। चलिए, डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अन्य सामान्य बच्चों के साथ ये है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 NCF 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों, सामान्य एवं विशेष को एक ही साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, दी जाती है। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, आकलन को उपयोगी
आकलन को उपयोगी और रोचक प्रतिक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए? ये होना चाहिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है इसका स्पष्टीकरण वैसे कुछ खास नहीं है, जो है वो है आकलन। ये देखिए, देख लेते हैं फिर भी इसका स्पष्टीकरण। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक और सह शैक्षिक क्षेत्रों व विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। बी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिसमें बच्चा अक्षरों का पहचान नहीं कर पाता, जो अक्षर की पहचान नहीं कर पाता, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। तो बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, पठन विकार। ठीक है, डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। किस चीज़ की भूमिका निभानी चाहिए? ये निभानी चाहिए अग्रोन्मुखी। ठीक है, ये अग्रोन्मुखी। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो इसका। चलिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार बताना है किससे संबंधित है। ये है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। विकास, स्पष्टीकरण देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। चलिए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? ये सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया था। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, सेकंड लास्ट है ये। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ये बताना है कौन सी अवस्था में हो जाते हैं। ये हो जाते हैं किशोर अवस्था में। ठीक है, किशोर अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया, किशोर अवस्था। चलिए, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। इसकी पहचान करनी है। ये किसने 4 अवस्थाएं, विशिष्ट 4 अवस्थाएं किसने बताई हैं? ये बताना है। ये 4 अवस्थाएं प्याजे ने बताई हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? ये सी ऑप्शन ठीक है। कौन कौन सी? ये देखिए 4 अवस्थाएं बताई हैं प्याजे ने। ये कौन कौन सी हैं? इसके स्पष्टीकरण में दे रखा है कौन कौन सी है। ये देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान प्याजे द्वारा की गई है। कौन सी? संवेदी गामक काल, ये 0 से 2 वर्ष तक की है। पूर्व संक्रिया काल, ये 2 से 7 वर्ष की है। अमूर्त संक्रिया काल, ये 7 से 12 वर्ष तक के लिए। औपचारिक संक्रिया काल, ये है 12 से 18 वर्ष तक के लिए है। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं बताई हैं प्याजे ने। कौन कौन सी है? संवेदी गामक काल और पूर्व संक्रिया काल और अमूर्त संक्रिया काल और अनौपचारिक संक्रिया काल। ठीक है, चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये इस प्रैक्टिस सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन हो गए और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये क्वेश्चन
जो है ये 2011 के प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट है 2011 का। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।